तो एक होता है प्राइस टू सेल्स रेशो, ठीक है, पीएस भी बोलते हैं इसको, P/S। इससे क्या प्रेडिक्ट करते हैं? प्राइस टू सेल रेशो इज वैल्यूएशन रेशो दैट मेजर द प्राइस इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपीज ऑफ सेल। यानी कि कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रत्येक रुपीज, एक ईच रुपीज ऑफ सेल्स के पीछे वो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है। ये एक रेशो रहता है, ठीक है। तो प्राइस रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल पर सेल। ओके। और सेकंड भी है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल्स। ये दो फॉर्मूले से प्राइस टू सेल रेशो निकाला जाता है। इसका एक एग्जांपल इसमें दिया है, अ कंपनी विथ एनुअल नेट सेल ऑफ 1 करोड़। किसी कंपनी की नेट सेल एनुअली कितनी है? 1 करोड़। आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने? 10 लाख। करेंट मार्केट प्राइस क्या है? 40 रुपीज। तो पीएस रेशो वुड बी, तो नेट एनुअल नेट सेल पर शेयर कैसे निकालेंगे? नेट सेल हो गया 1 करोड़ और आउटस्टैंडिंग शेयर कितना हुआ? 10 लाख। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? करेंट मार्केट प्राइस। तो करेंट मार्केट प्राइस 40 है, इसको डिवाइड कर देंगे एनुअल नेट सेल पर शेयर, तो कितना हुआ? 10। तो पीएस कितना आया इसका? 4, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है ये देखते हैं। अ कंपनी विथ लोअर पीएस रेशो रिलेटिव टू इट्स पीयर्स इंडिकेट दैट स्टॉक इज रिलेटिव अंडर वैल्यू। जिसकी लोअर पीएस जितनी लो होगी, कंपनी उतना ही अंडर वैल्यू होता है। जिसकी पीएस रेशो हाई रहती है वो ओवर वैल्यूड है, इसका ये कहने का है। हाउएवर द कंपनीज फ्यूचर पोटेंशियल, इट्स प्रॉफिट पोटेंशियल एंड लेवल ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्क कैन रिजल्ट इन मार्केट असाइनिंग अ प्रीमियर और डिस्काउंट। इसके अलावा भी, ठीक है, प्रॉफिट पोटेंशियल, फ्यूचर पोटेंशियल और लेवल ऑफ फाइनेंशियल और अदर रिस्क भी मार्केट के प्राइस को क्या करता है? या तो प्रीमियम में करता है या तो डिस्काउंट करता है, ठीक है। अ ड्रॉप इन रेवेन्यू ग्रोथ रेट विल हायर रिस्क फॉर दोस स्टॉक। जिनकी रेवेन्यू कम होती है या ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ रेट कम होता है, वो क्या होता है? हाई रिस्क में होते हैं, ठीक है। Like all multiples, the PS ratio should be along with other data compare with similar in industry before making a investment decision। जो ये पीएस रेशो है, प्राइस टू सेल्स, ये भी एक डेटा है जिसको अपन क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट के टाइम में पीएस रेशो भी देखते हैं। जस्ट लाइक पी, इससे पहले देखे थे अपन प्राइस टू अर्निंग, वैसी पीएस को भी देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको? और ये रेशोस कौन सी कंपनीज में ज्यादा यूजफुल है? जो निगेटिव प्रॉफिट्स में चल रहा है, ठीक है। एस अर्निंग बेस्ड मल्टीपल वुड बी मीनिंगलेस, ठीक है। जिसके निगेटिव प्रॉफिट या लॉस में चल रहे हैं, उस टाइप की कंपनी में क्या करते हैं अपन? पीएस रेशोस देखते हैं, ठीक है। ओके। अब है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके फॉर्मूला को याद रखिएगा और इसके नोट्स तो मैं आप लोगों को दूंगा ही लास्ट क्लास के बाद, ठीक है। प्राइस टू बुक रेशो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेशो टू फाइंड प्राइस रिलेटिव टू द वैल्यू। द प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू मेजर अ कंपनी करंट मार्केट प्राइस विद इट्स बुक वैल्यू। तो क्या करंट मार्केट प्राइस जो है डिवाइडेड बाय जो इसका बुक वैल्यू है, ठीक है, इससे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है बुक वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट वर्थ डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ शेयर। तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नहीं, पहली नेटवर्थ कितनी है, इसको एनडब्ल्यू से इंडिकेट कर रहा हूं, और आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। तो इससे अपनी बुक वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है।
द बुक वैल्यू इज द अकाउंटिंग वैल्यू पर शेयर in the book of the company. It represents the net worth, capital plus reserve पर शेयर, यानी कि कितना हमारे पास कैपिटल पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, नगद कितना है, वो अपने को नेटवर्थ से पता चलता है। An important limitation of this number is that most assets on the book of the company are shown at historical cost. जो बुक वैल्यू होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के अनुसार बताया जाता है, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू के द्वारा नहीं, नॉट देयर रियलाइजेबल या लिक्विडेशन वैल्यू, जो असली वैल्यू है उसके द्वारा उसे नहीं बताया जाता, ठीक है, ये इसका थोड़ा सा मिस पॉइंट। However, in company which has building reserve from sustained profitability, the book value is important indicator. जो कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है कंपनी, है ना, हर साल प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। Since the book value consider the net worth of company, it is important number for fundamental analysis. तो बुक वैल्यू क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंप्यूट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, तो यही है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखिएगा, इक्विटी कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 50 लाख, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 6 लाख, करंट मार्केट प्राइस 20 रुपीज। तो बुक वैल्यू कैसे निकलेगा, नेटवर्थ, तो नेटवर्थ कितना हुआ, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो टोटल 60 हुआ नेटवर्थ, डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो कितना है 10, और प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना है, तो करंट मार्केट प्राइस कितना है 20, उसको डिवाइड कर दिए 10 से, 10 से क्यों, क्योंकि ये इतनी बुक वैल्यू है, ठीक है, तो कितना है 2 है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कंपनी कितनी है 2 टाइम्स है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर लेस देन 1 है, इंडिकेट कंपनी इज ट्रेडिंग बिलो इट्स बुक वैल्यू। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स आया, अगर 1 से भी लेस है, तो क्या इसका क्या मतलब है कि स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, हेंस द स्टॉक इज डीम्ड टू अंडर वैल्यू, यानी इसका क्या मतलब होगा कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू यानी अंडर वैल्यू मीन्स कि जो उसका प्राइस होना चाहिए उससे कम, ठीक है, लेस प्राइस में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में अपन बाइंग कर सकते हैं। हाउएवर it is pertinent to ask why is the market pricing the share at less than BV, ठीक है, कोई भी स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है, ठीक है, प्लीज नोट दैट मे बी सेवरल रीजन, बुक वैल्यू के अलावा भी और भी रीजन हो सकते हैं कि जो स्टॉक है वो बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, इंक्लूडिंग जैसे इसमें रीजंस दिए हैं, पुअर इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फर्म इन पास्ट, तो अपने बुक वैल्यू से कम क्यों चल रहा है, क्योंकि पास्ट में कंपनी ने खराब इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, विच नीड टू रिटर्न डाउन, जिसको राइट ऑफ करना है, ठीक है, ऑल द कंपनी विथ पीवी लेस देन मे नॉट बी वैल्यू बाय। अब यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है कि कंपनी जिसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है, जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू बाय है। Investors should not rely only on price to book value for their investment decision and should understand not all stock that traded at discount on their book value are bargain, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि जो बुक वैल्यू से नीचे चल रहा हो प्राइस टू फैक्टर्स अपने को देखने चाहिए, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज यूजफुल मेजर टू वैल्यू
स्टॉक वेयर द अर्निंग आर निगेटिव। ठीक है, ये कहाँ किसमें वैल्यूबल है, जिसकी अर्निंग माइनस में आ रही है, उसकी बुक वैल्यू देखने से ठीक है। ठीक है, मोस्ट मोर वाइडली यूज पी रेशो इज नॉट अवेलेबल एप्लीकेबल। ठीक है, इट एनेबल कंपैरिजन अक्रॉस कंपनी इन इंडस्ट्री वेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कंसिस्टेंट। ये उन कंपनी को कंपैरिजन के लिए अच्छा साबित होता है, ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। ठीक है, तो जैसे एक सेक्टर की चार कंपनी है, चारों अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही रखी हुई है, तो इन चारों का कंपेयर अपन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो से कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ गुड मेजर टू वैल्यू स्टॉक ऑफ कंपनी। स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए, कंपनी के स्टॉक वैल्यूएशन के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है। और स्पेशली किसके लिए लिखा है, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, बैंक्स के लिए। ठीक है, फॉर सेक्टर सच एज सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में इसका जो यूज है वो लिमिटेड है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? हेलो विजय कृष्णा जी। ठीक है, ओके। देखिए, धीरे धीरे अपन जब ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, जिसको अपन ने डीपली स्टडी किया है, इसके आने वाले 5 चैप्टर्स में अपने को कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक डीवीआर है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। आपने टाटा मोटर्स का डीवीआर शेयर सुना होगा, टाटा मोटर्स डीवीआर। ठीक है, टाटा मोटर्स डीवीआर सर्च करिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, टाटा मोटर्स डीवीआर। डीवीआर क्या होता है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल शेयर, एक नॉर्मल शेयर होता है जैसे कंपनीज के शेयर होते हैं, एक्सेप्ट इट कैरी, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। बस जैसे हमारे पास डीवीआर के शेयर्स हैं टाटा मोटर्स के, तो हमारे पास वोटिंग राइट नहीं होगा कि हम कंपनी के डिसीजन में, कई बार शेयर होल्डर के वोटिंग लगती ना, वहां पे हमारा वोटिंग राइट नहीं होगा अगर अपन डीवीआर खरीदें। सच एन इंस्ट्रूमेंट यूजफुल फॉर इशूअर हु विश टू रेज कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग वोटिंग राइट। अब कोई कंपनी है जिसको अपना वोटिंग राइट शेयर धारकों को नहीं देना है, और पैसे भी बढ़ाने हैं, यानी कि राइज करना है मार्केट से, तो वो डीवीआर इशू करते हैं। इन्वेस्टर हु विश टू इन्वेस्ट ओनली फॉर डिविडेंड, जो इन्वेस्टर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड कैपिटल एप्रिसिएशन आर नॉट रियली बोदर अबाउट वोटिंग राइट। जिनको डिविडेंड चाहिए और कैपिटल पैसे बढ़ने चाहिए, उनको वोटिंग राइट से ज्यादा मतलब नहीं होता है, तो उनके लिए ये शेयर बहुत अट्रैक्टिव होता है। द नंबर ऑफ वोटिंग राइट फॉर अ डीवीआर डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ठीक है, जो वोटिंग राइट्स है सभी कंपनी के डिफरेंट होते हैं ना डीवीआर के लिए। डीवीआर टिपिकली ट्रेड अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड आर अवेलेबल एट डिस्काउंट टू कॉमन शेयर ऑफ कंपनी। जो कॉमन शेयर होती है ना, कम शेयर जैसे किसी भी कंपनी की, उससे वो डिस्काउंट प्राइस में ही मिलते हैं। ठीक है, द कंपनी एक्ट 2013, इसको याद रखिएगा, डिफाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनी टू इशू सच शेयर। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी की, किसी भी कंपनी की एलिजिबिलिटी तय की गई है कि वो डीवीआर कैसे इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इंक्लूड अ डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट 10%। यानी कि जो लिस्टेड कंपनी है टाटा मोटर, उसने लास्ट 10% डिविडेंड दिया है कि नहीं ओवर द प्रीसीडिंग 3 इयर्स। तो लास्ट 3 साल में उन्होंने जो फेस वैल्यू है उसका 10% डिविडेंड दिया है कि नहीं, एक पहला क्राइटेरिया। और सच शेयर सेल नॉट एक्सीड 25% ऑफ इट्स टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये जो शेयर्स हैं 25% अपने पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है,
ये शेयर 25% ऑफ टोटल पोस्ट इशूड, जैसे 100 होगा पोस्ट इशूड कैपिटल, उसका 25 यानी कि 25% ही इनको इशू करने का अधिकार है, यानी कि इतने, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इनका। ठीक है, 25 से ज्यादा, ये दो चीज याद रखिएगा। तो वही मैंने एग्जांपल बताया था, several कंपनीज इन इंडिया इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स। पेंटालून हैव आल्सो इशूड डीवीआर, पेंटालून का भी था, लेकिन अब वो कंपनी का कोई अता पता नहीं है, इसलिए आप टाटा मोटर्स के डीवीआर को एक बार चेक करिएगा। ठीक है, हेलो आशीष जी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये यहाँ पे 3.1 अपना खत्म हो गया, एंड हो गया। अब अपन 3.2 में टर्मिनोलॉजी इन डेप्थ मार्केट, डेप्थ मार्केट में टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है। तो पहले अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि डेप्थ क्या होता है। ठीक है, डेप्थ मार्केट क्या होता है, कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या प्लस माइनस क्या है, ये देख लेते हैं थोड़ा। तो डेप्थ कैपिटल रिफर टू द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द लेंडर्स who are keen to compensate regularly in the form of pre-specified fixed rate of interest। ठीक है, ये कैपिटल, जैसे मुझे ये लगता है कि मार्केट में बहुत रिस्क है, लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि किसी ने किसी को डेप्ट इशू कर, किसी कंपनी ने कैपिटल बढ़ाने के लिए डेप्ट मार्केट का यूज किया है, तो उसमें क्या क्या चीजें देखना है, कंपनसेट रेगुलरली। तो उसमें क्या है, प्री स्पेसिफाइड फिक्स रेट ऑफ, जैसे 8% की ब्याज दर से कोई अभी मुझे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट लेना है, तो इसकी ये बात हो रही है। ठीक है, इसमें मेरा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा कि मेरे को 8% मिलेगा या 12% मिलेगा या 14, जो भी है। ठीक है, और दे ऑल्सो एक्सपेक्ट द मनी दे हैव लेंड टू बी रिटर्न टू देम आफ्टर अ एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। अब मुझे 3 साल के लिए जरूरत थी, 3 साल मेरे पास पैसे खाली पड़े थे, तो मैंने इसमें इशू कर दिया, और 3 साल बाद ये कंपनी मुझे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल बाद वापस कर देगी। ठीक है, डेप्ट कैन बी क्रिएटेड बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक। डेप्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, या तो हम बैंक से पैसे उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, एंड अदर इंस्टीट्यूशन और बाइंग इशू डेप्ट सिक्योरिटी, या तो अपन लोन ले लिए बैंक या अदर इंस्टीट्यूट से, या इशू डेप्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, डेप्ट की सिक्योरिटी इशू करके अपन ले लिए। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दिया, इफ कंपनी विश टू बोरो 100 करोड़, इट हैज टू ऑप्शन। अगर कंपनी के पास 100, कंपनी को 100 करोड़ चाहिए उधार, तो क्या करेगी, इफ इट टेक अ लोन फ्रॉम द टोटल अमाउंट फ्रॉम बैंक, वो 100 करोड़ बैंक से ले लेगी, और कंसोर्टियम ऑफ बैंकर इज द सोल लेंडर ऑफ द कंपनी। तो क्या होगा, बैंक जो होगा उसका एक अकेला लेंडर होगा जिसने उसे उधार दिया 100 करोड़। ठीक है, और इसके अलावा कंपनी क्या कर सकती है, इट कैन एक्सेस अ लार्जर पूल ऑफ इन्वेस्टर बाई ब्रेकिंग अप द लोन अमाउंट टू स्मॉलर डिनोमिनेशन। जैसे 100 करोड़ रुपए है, उसको छोटे छोटे अमाउंट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, और इसको मैंने इशू कर दिया, इफ इट इशू 1 करोड़ डेप्ट सिक्योरिटीज, यानी कि 1 करोड़ 100 रुपया के भाव से मैंने 1 करोड़ सिक्योरिटीज इशू कर दी, तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे, 100 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ मैंने सिक्योरिटी इशू की कितने के भाव पे, 100 रुपीज। ठीक है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, देन इन्वेस्टर हु ब्रिंग इन 1000 रुपीज, 1000, मान लीजिए आपने 1000 रुपया दिया, तो आपको कितनी सिक्योरिटीज मिली, 10 सिक्योरिटीज। ठीक है, द लेंडिंग एक्सपोजर ऑफ इन्वेस्टर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये और सभी की एक लिमिट है कि आप उसको इतना ही लिमिट में उधार दे सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर से इतना ही आप उधार ले सकते हैं। ठीक है, किसमें, डेप्ट सिक्योरिटीज में। ठीक है, अब डेप्ट सिक्योरिटीज क्या होती है,
डेब्ट सिक्योरिटी डिनोट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इशूअर यानी कंपनी जिसको पैसे की जरूरत है, एंड द लेंडर यानी इन्वेस्टर या जो आपको उधार दे रहा है, विच अलाउ द इशूअर टू बोरो अ सम ऑफ मनी एट प्री डिटरमाइंड टर्म। ठीक है, जो क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है पैसे, लेकिन उसमें प्री डिटरमाइंड कंडीशंस है कि वो कितने साल के हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, द टर्म आर रिफर्ड एज अ फीचर ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी। जो इसके नियम है वो फीचर्स कहलाते हैं डेब्ट सिक्योरिटीज के। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, प्रिंसिपल, कूपन एंड मेच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटीज एंड द सिक्योरिटी इफ प्रोवाइडेड फॉर द लेंडिंग। ठीक है, ये प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, जितने पैसे अपन ने उसको उधार दिए, कूपन यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मेच्योरिटी यानी मीन्स जब ये मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, all debt securities granted the investor to the right to coupon payment and principal repayment as per the debt contract। ठीक है, डेब्ट सिक्योरिटी क्या करती है, ग्रांट द इन्वेस्टर टू राइट टू कूपन पेमेंट। ठीक है, इन्वेस्टर को क्या है, कूपन का पेमेंट मिलना है यानी कि इंटरेस्ट रेट का पेमेंट, और प्रिंसिपल उसका उसको वापस मिलना चाहिए। ठीक है, आफ्टर मैच्योरिटी, यही चीज इसमें लिखी गई है। सम डेब्ट सिक्योरिटीज कॉल्ड सिक्योर डेब्ट, कुछ क्या होता है सिक्योर डेब्ट कहलाते हैं। ऑल्सो gives investor right over the assets of the issuing company if there is default on interest or principal payment, those asset can be sold to repay the investor। जो सिक्योर डेब्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कोई कंपनी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट देने में डिफॉल्ट कर गई, नहीं दी, तो क्या करेंगे, उसके असेट्स को बेच के इन्वेस्टर को पैसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर विथ अनसिक्योर्ड डेब्ट डू नॉट एंजॉय द दिस ऑप्शन। जो इन्वेस्टर अनसिक्योर्ड डेब्ट्स में इन्वेस्ट करता है उसके पास ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं। डेब्ट सिक्योरिटी में प्राइवेटली प्लेस्ड विद सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर और ऑफर टू पब्लिक थ्रू अ पब्लिक इशू टू द सिक्योरिटी। अब ये डेब्ट सिक्योरिटी या तो सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर कोई भी हो सकते हैं, एफआईआई, डीआईआई, या पर्टिकुलर किसी कंपनी ने किसी कंपनी को ही उधार दे दिया हो, या तो पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक को इशू की जाती है। डेब्ट सिक्योरिटी डेट आर इशूड इन पब्लिक इशू आर मैंडेटरी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जो पब्लिक इशू होती है जो भी डेब्ट सिक्योरिटी, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज में कंपलसरी होता है लिस्ट करना। ठीक है, इसको याद रखिएगा पब्लिक के लिए। सो दे कैन बी ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी टू बी हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी और ट्रेडेड इन ओवर द काउंटर। जो अनसिक्योर्ड अनलिस्टेड होती है वो ओवर द काउंटर में ट्रेड करती है या हेल्ड की जाती है। अब एक होता है फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू यानी any debt instrument cannot be completely explained without answering how much borrowing it represents, for how long has the money been lent, and what the interest rate on the same। The first question is answered by the term face value, which represent how much loan is represent by the particular debt paper। ठीक है, मैंने बताया कि किसी को 100 करोड़ चाहिए तो वो क्या किए, 100 रुपया का डेप्ट सिक्योरिटीज इशू किए, लेकिन कितनी सिक्योरिटीज, 1 करोड़ सिक्योरिटीज इशूड किए 100 रुपए के भाव पे, तो फेस वैल्यू क्या हुई इसकी, 100। ठीक है, तो फेस वैल्यू हमेशा डेप्ट सिक्योरिटीज की क्या होती है, 100, 1000 और भी कोई भी डिनोमिनेशन में फेस इस डेप्ट सिक्योरिटीज को की फेस वैल्यू से इशू किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो 100 हो, 1000 हो, कोई भी डिनोमिनेशन में। ठीक है, लेकिन मिनिमम 100 रुपीज होता है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कूपन रेट। कूपन रेट क्या होता है, इंटरेस्ट पेड ऑन द बॉन्ड डेब्ट सिक्योरिटीज इज नोन एज कूपन रेट। जो भी इंटरेस्ट पेड किया जाता है बॉन्ड या डेब्ट सिक्योरिटीज में उसको क्या बोलते हैं, कूपन रेट। एक्सप्रेस किस में होता है, परसेंटेज में ऑफ इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का
में इसका परसेंटेज, यानी कि 100 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 8%, तो कितना हुआ, 8 रुपया, 100 में 8 रुपया इसको मिलेगा। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी विच इन्वेस्टर रिसीव एज इंटरेस्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू। तो कितने का है, 100 रुपया का, फेस वैल्यू के 8% या 6% या 12%। तो यहाँ पे देखिए एक तो एग्जाम्पल भी दिया गया है, 8.24 GS 2018 ऐसा लिखे रहता है। ठीक है, तो 8.24 क्या हुआ, कूपन यानी इंटरेस्ट रेट, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और मेच्योरिटी भी लिखा हुआ है 2018, तो ऐसा ये लिखा रहता है, इसको रीड करने का ऐसा है, विथ फेस वैल्यू ऑफ 1000। तो फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 1000 रुपीज, उसका 8.24 कितना होता है, 82 रुपीज 40 पैसा। ठीक है, 1000 का 8.24% कितना हुआ, 82 रुपीज 40 पैसा एज कूपन इंटरेस्ट ईच ईयर। प्रत्येक साल अपने को इतने पैसे मिलेंगे टिल मेच्योरिटी, जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं हो जाती। ठीक है, टू द इन्वेस्टर। और जी सेक पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली, 2 बार पेड करता है, तो क्या होगा, 82.4/2, यानी कि साल में 2 बार उसको पेमेंट मिलेगी, तो क्या होगा, 41.2 रुपीज एक बार मिलेगा 6 महीने में, और नेक्स्ट 6 मंथ में 41.2 जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मिलेगा। जो लास्ट कूपन पेमेंट है, जो लास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, मैच्योरिटी डेट में मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। ठीक है, अब मैच्योरिटी क्या होती है, एवरी लोन है टेन्योर, जैसे अपन लोन लेते हैं तो कितना होता है उसका, या तो 5 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, ठीक है, 20 साल के लिए, तो ये अपना टेन्योर हो गया। ठीक है, दिस इज नोन एज टेनर और मेच्योरिटी और टर्म टू मेच्योरिटी इन बॉन्ड मार्केट। इन द इन द अबोव मेंशन बॉन्ड द मेच्योरिटी इन द ईयर 2018, इस बॉन्ड में इसकी मेच्योरिटी कितनी थी, 2018। Maturity is very significant parameter for bond investor, as this is the single largest factor contributing to change in bond price and market risk in bond investment is linked to it। ठीक है, मेच्योरिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, ये क्या क्या डिसाइड करता है, मार्केट रिस्क, बॉन्ड के प्राइस, जितना ज्यादा लंबा बॉन्ड होगा और शॉर्ट टर्म के जो बॉन्ड्स होंगे, सबका रिस्क अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ जो बॉन्ड है बहुत ही शॉर्ट टेन्योर्स के लिए इशू किए जाते हैं, जैसे टी बिल, इसको ट्रेजरी बिल भी बोला जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड होता है। तो इसको याद रखिएगा, टी बिल कितने दिन के लिए इशू होता है और कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। ठीक है, ये 3 टाइम के लिए टी बिल इशू होता है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो बहुत लंबे टाइम के लिए होती है, अप टू 30 ईयर्स और मोर, ये भी लिखा है 30 साल या उससे ज्यादा के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। सम बॉन्ड्स इशूड आर परपेचुअल इन नेचर। ठीक है, द टर्म टू मेच्योरिटी कीप रिड्यूसिंग विद ईच पासिंग डे एंड फाइनली बिकम जीरो। ठीक है, उसका क्या होता है, मेच्योरिटी धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, द बॉन्ड इज रिडीम ऑन दिस डे। ठीक है, और जो बॉन्ड होता है जब ये जीरो हो जाता है, जो उसका मेच्योरिटी है, तो उस दिन बॉन्ड को रिडीम कर लिया जाता है। ठीक है, परपेचुअल बॉन्ड या परपेचुअल बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सर? यहां तक क्लियर हुआ आशीष जी, हेमा जी, कंचन जी? ये अपन केवल बेसिक स्टडी कर रहे हैं अभी, है ना। पूरा एग्जाम मैं बता रहा हूँ बेस पे रिलेटेड है, बेस, केवल बेस क्लियर होना चाहिए। एक एक लाइन अपन अगर खुद से भी बुक को पढ़ लेना तो भी एग्जाम हो जाएगा, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती।
ये मेरा ट्रस्ट है। ओके। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मीन्स जो अमाउंट अपन इन्वेस्ट करते हैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। 100 रुपया इन्वेस्ट किए तो 100 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। दिस इज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग ऑफ इशूअर रिप्रेजेंट बाय द सिक्योरिटी। या 100 रुपया जिसने उधारी लिया वो 100 रुपया उसके लिए प्रिंसिपल हुआ। दिस इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच एन इन्वेस्टर मेक व्हेन द बॉन्ड इज इशूड एंड रिप्रेजेंट बाय फेस वैल्यू। ठीक है। ऑन रिडेम्पशन द इंटायर प्रिंसिपल इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर। जब रिडीम होता है, मैच्योरिटी हो जाती है उसकी, तो जब रिडीम होता है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट पूरा का पूरा इन्वेस्टर को वापस देना होता है। एज द बॉन्ड स्टार्ट ट्रेडिंग इन द मार्केट, जब बॉन्ड ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है मार्केट में, द प्राइस एट विच इज परचेज एंड सोल्ड में बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटेड फेस वैल्यू। अब जिसमें ये खरीदा गया या बेचा गया दोनों का में बी डिफरेंट फ्रॉम फेस वैल्यू, यानी कि जरूरी नहीं है उसकी फेस वैल्यू उतनी हो, उसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है। irrespective of price at which a debt security is bought in the secondary market। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में कितने में आपने बाय किया उससे भी ऊपर नीचे इसका प्राइस हो सकता है। जो इशूअर है वो इज लाइबल टू ले रीपे ओनली प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेड बाय फेस वैल्यू ऑन मेच्योरिटी। अब इसका जो प्राइस है सेकेंडरी मार्केट में ऊपर नीचे होते रहे, ठीक है, चलेगा। लेकिन जो इशूअर है, जो जिसने उधार लिया है या जिस कंपनी ने पैसे राइज किए हैं आपसे या आपसे लिया है, वो उतना ही पैसा देगा जितना प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, या जितना फेस वैल्यू है। सेकेंडरी मार्केट में कितना भी ऊपर नीचे हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब है रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड। व्हेन अ बॉन्ड मैच्योर द इन्वेस्टर रिडीम द बॉन्ड। जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तो इन्वेस्टर क्या करता है, उसको रिडीम करता है। विच एसेंशियल मीन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इशूअर एंड इन्वेस्टर इज ओवर। रिडेम्पशन किया मैंने, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। मैंने आपको पैसे वापस दे दिए, आपने मुझसे पैसे लिए और मैंने आपको वापस आपके खाते में दे दिए। अब हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। द इशूअर ऑफ द बॉन्ड रिपे द प्रिंसिपल एंड ऑल्सो मेक द फाइनल कूपन पेमेंट। ठीक है। जो इशूअर है वो क्या करेगा, प्रिंसिपल भी देगा और जो फाइनल कूपन या जो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो भी देगा। ठीक है। देन द बॉन्ड सीज टू एग्जिट। अब ऐसा है कि मैंने आपको पैसे तो दे दिए लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में मुझे फाइनल कूपन पेमेंट भी देना है आपको। तब वो मैच्योर कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पैसे मेरे खाते में डाल दिए तो वो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओवर। ऐसा नहीं, मैंने लाख रुपए लिए आपसे, तो मेरे खाते में आप मुझे जब रिडीम करूंगा तो मुझे 1 लाख रुपए भी देंगे आप, और साथ में जो कूपन पेमेंट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय था, उतना भी आप मुझे वापस देंगे। तब मैं मानूंगा कि ये मेच्योर हो गया, अब हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। आप कितने दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं उस डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को, उसमें कितना रिटर्न आ रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो एक बार अपन इसको रीड भी कर लेते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज द रिटर्न अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड व्हेन इट वाज बॉट एंड हेल्ड बाय द इन्वेस्टर। मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बाय किया, बाय करने के बाद मैं उसको कितने दिन अपने पास रखा, उतने दिन का मुझे रिटर्न चाहिए। ठीक है। अन इन्वेस्टर में परचेज द बॉन्ड फ्रॉम द इशूअर डायरेक्टली। या तो इन्वेस्टर क्या करता है, डायरेक्ट कंपनी से बॉन्ड खरीद लेता है या फिर उसको सेकेंडरी मार्केट से खरीदता है। सिमिलरली द इन्वेस्टर में होल्ड द बॉन्ड टिल मेच्योरिटी और में एग्जिट अर्लियर। ठीक है। अब क्या करता है इन्वेस्टर, या चाहे तो उसको मेच्योरिटी तक अपने पास रखे, या तो उसको थोड़ा जल्दी में है तो सेकेंडरी मार्केट में बेच के निकल जाए। तो उसको क्या कहते हैं, द रिटर्न टू द इन्वेस्टर फॉर पीरियड। जितने दिन उसने रखा उसे,
ठीक है, अपने पास, उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, थ्रू द पीरियड फॉर विच द बॉन्ड इज हेल्ड द इन्वेस्टर वुड रिसीव कूपन रीपेमेंट पेमेंट। ठीक है, जितने दिन उसने रखा तो उतने दिन उसको कूपन पेमेंट मिलेगा, उतने पैसे उसको मिलेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, देस कूपन में भी री इन्वेस्टेड टू अर्न इंटरेस्ट एट द री। कई लोग क्या करते हैं, अब इसको मैं री इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 100 रुपया में मुझे 8 रुपया मिला ब्याज, ठीक है, कूपन, तो मैं क्या किया, उस 8 रुपीज को री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो उस कूपन को आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। द इन्वेस्टर विल मेक अ गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ सेलिंग द बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सेल प्राइस इज हाई और लोअर देन हिज परचेज प्राइस। अब इसमें इन्वेस्टर को लॉस और प्रॉफिट भी हो सकता है कि उसने कितने में बॉन्ड को खरीदा और कितने में उसको सेल कर रहा है। ठीक है, एडिंग ऑल दिस थ्री इनकम एंड एक्सप्रेसिंग इट इज अ परसेंट ऑफ द कॉस्ट वुड बी द एचपीआर। इसको एचपीआर बोलेंगे। ठीक है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितने दिन के लिए, जैसे आज मैंने किसी को रखा 1 महीना, साल भर के लिए मैंने बॉन्ड खरीद लिया, 1 साल में मेरे को, और साल भर बाद मुझे लगा कि अब इसमें रिस्क है तो मैंने बेच दिया, तो उतने दिन में मुझे कितने रिटर्न मिले। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, इन्वेस्टर परचेज अ बॉन्ड एट 104। इन्वेस्टर ने कितने में बॉन्ड खरीदा, 104 रुपए में, 8 रुपए उसे कूपन मिला। ठीक है, जिसको उसने फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिया 7 रुपए 7% फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो ही फाइनली सेल द बॉन्ड एट 110 आफ्टर 1 ईयर, देन हिज एचपीआर 104 में खरीदा, 110 में उसने बेचा, लेकिन इसके अलावा उसको क्या मिला, 8 रुपए कूपन मिला, और उस 8 रुपए को भी उसने 7% के भाव से वापस री इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया? आशीष जी, हेमा जी, कंचन जी, क्वेश्चन समझ में आया कि 104 में मैंने खरीदा, उसमें मुझे 8 रुपए कूपन मिला, और उस 8 रुपए को भी मैंने 7% के ब्याज दर से मैंने उसे फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जो बॉन्ड है उसको 110 रुपए में बेच भी दिया 1 साल बाद। ठीक है, तो इसका एचपीआर क्या हुआ, 8 प्लस 8 रुपए कूपन और 8 × 7%। ठीक है, प्लस 110 माइनस 104 यानी 6 रुपया ये हुआ। ठीक है, प्लस 8 रुपए का 7% कितना हुआ, 0.56 के आसपास आया क्या, प्लस 8 रुपीज, 8×6 = 14 डिवाइडेड बाई 104, तो टोटल 14% मुझे रिटर्न मिला। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया गया है, और याद रखिएगा एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तो आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। It must be noted that HPR is single period return and does not annualize the return to the investor। ठीक है, एचपीआर क्या है, सिंगल पीरियड रिटर्न है, एक सिंगल टाइम मैंने जो भी उसको रखा उसका रिटर्न है, उसके बाद फिर बेच के फिर खरीद लिया। ठीक है, वो उस टाइप का रिटर्न नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। करेंट यील्ड, करेंट यील्ड means this is a simple method of calculating return on debt security which the coupon is divided with the current market price of the bond and expressed as a percentage। कूपन का यानी कि जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है उसका करंट मार्केट प्राइस मान लीजिए 104 रुपया है। ठीक है, और उसमें 8% मुझे ब्याज दर मिल रहा है, तो उसी को कूपन डिवाइडेड बाई करंट मार्केट प्राइस, तो वो मेरा करंट यील्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, लेकिन यहाँ और कुछ चीजें लिखी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फ्यूचर कैश फ्लो कमिंग फ्रॉम द बॉन्ड।
विच इज बिगेस्ट ड्रॉबैक, ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लो को ये अकाउंट में नहीं लेता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। इट कैन बी कंपेयर्ड टू द डिविडेंड यील्ड ऑफ द स्टॉक, ठीक है। तो कूपन रेट सिंपल है, 8.24 कूपन रेट है, और ट्रेड कितने में कर रहा है, 104 में। तो करेंट यील्ड कितना हुआ, 7.92%, ठीक है। क्लियर यहां तक मुस्कान जी, आशीष जी बताइए, क्लियर है ना यहाँ तक? अगर समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछिए, तभी तो लाइव क्लास लेने का मतलब है। मैं 10 बार समझाऊंगा, उस चीजों को 10 बार क्लियर करूंगा, क्योंकि हमको एग्जाम पास करना है एक बार में, तो मेहनत लगेगी, ठीक है। ओके, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे इसमें दिया है 8.24, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईयरली, डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज। तो करंट मार्केट कितना है उसका, 104 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8.24। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 7.92% आया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0792 आता है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाई 100 भी करेंगे तो 7.92 आता है, ठीक है। ये है केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई करेंट मार्केट प्राइस, ओके। ठीक है, यील्ड टू मेच्योरिटी, यील्ड टू मेच्योरिटी या वाईटीएम, वाईटीएम इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इसको याद रखिएगा, वाईटीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। YTM is more comprehensive or widely used measure to return calculation of debt security than current yield. This method take into consideration all future cash flow coming from the bond. जो फ्यूचर कैश फ्लो होते हैं उसको भी कंसिडरेशन में लेता है, ठीक है। कूपन प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट and equate the present value of this is cash flow to the prevailing market price of the bond. The rate which equate the present outflow, ठीक है, with the present value of the future flow is known as YTM, ठीक है। It can be understood as the internal rate of return of the bond, IRR। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें क्या है कि जो फ्यूचर कैश फ्लो जो अपने पास आ रहा है उसको भी ये कंसीडर करता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन से एक बार समझेंगे। द YTM कैन बी कैलकुलेटेड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड बाय प्लगिंग इन डिफरेंट रेट इन द इक्वेशन arriving at the one that equate the market price of the bond. Expected cash flow from the bond, it can be calculated using XIRR formula in Excel, ठीक है। The calculation are shown below the for HDFC 9.7% bond issued on 19 जुलाई 2007 और मैच्योर हो रहा है 10 साल बाद 19 जुलाई 2017 को। एनुअल पेमेंट ऑफ rate assuming the formula bond is trading at 103 on November 1। तो ये कैश फ्लो बता रहा है इसका, ठीक है। कैश फ्लो था 103 2014 में, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिला 9.7, 9.7, और 19 जुलाई को कितना मिला अपने को, 109 रुपया 7 पैसा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड 103 में कर रहा है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या होती है, 100। तो अपने को मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी, जो फेस वैल्यू है उसके रिटर्न के अनुसार अपने को पेमेंट मिलेगा। तो 109 इतना अपने को पेमेंट मिला, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो 9.6% अपने को ब्याज आया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला रहता है XIRR का, एक्सेल सीट भी वहां पे प्रोवाइड की जाती है। तो इसको जैसे ही आप फॉर्मूले में डालोगे XIRR के, तो वो तुरंत आपको उसका आंसर बता देगा, ठीक है। इसमें YTM और यील्ड करेंट यील्ड में यही डिफरेंस है कि इसमें फ्यूचर कैश फ्लो को भी
इंक्लूड किया रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोनों में एक ही डिफरेंस है कि इसमें फ्यूचर कैश फ्लो को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, अब है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड to change the in interest rate. Bond with high duration experience greater increase in value when interest rate decline. ठीक है, and greater loss in value when rate is increase. ठीक है, अब इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि जिसका ज्यादा ड्यूरेशन होगा, जिसका टाइम पीरियड 30 ईयर्स है, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है, लेस होता है, थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जब रेट इंक्रीज होता है, व्हेन रेट इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जितना लंबा बॉन्ड लेंगे उतना कम होता है। ठीक है, थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के जो होते हैं। ठीक है, तो ये इनका प्रॉफिट हो गया। अब देखते हैं इसमें इसका पॉजिटिव क्या है। तो ग्रेटर लॉस इन वैल्यू व्हेन रेट इंक्रीज। और इनका वैल्यू कब कम होती है बॉन्ड्स की, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, कभी भी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्रूव होता है, तो देखिएगा जो लॉन्ग टाइम के बॉन्ड्स होते हैं उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन आता है। उसके बारे में ये बात किया है। ठीक है, duration is weighted average maturity of the bond where the present value of the future cash flow are used as the weightage. ठीक है, duration thus incorporate the tenor, coupon and yield in this calculation. Higher the time to maturity, higher the duration, hence higher the interest rate risk of the bond. जितना टाइम ज्यादा होगा, ठीक है, टाइम मेच्योरिटी के लिए उतना लंबा समय होगा, उतना ही इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है। ठीक है, जितना लंबा समय उतना इंटरेस्ट रेट का रिस्क। ठीक है, द ड्यूरेशन इज वेरी कन्वीनियंट इंटरेस्ट रिस्क मेजर ऑफ द बॉन्ड। जितना लंबा बॉन्ड होगा तो इंटरेस्ट रेट को मेजर करने के लिए ड्यूरेशन देखनी पड़ती है उस बॉन्ड्स की। ठीक है, जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क होगा। शॉर्ट पीरियड का तो इसमें बात ही नहीं किया है यहाँ पे। हायर द ड्यूरेशन, हायर द सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड प्राइस विस इंटरेस्ट रेट। जितना लंबा बॉन्ड्स होगा उतना ज्यादा, जितना समय के लिए होगा, जितना हायर टाइम के लिए, उतना सेंसिटिविटी होगी बॉन्ड के प्राइस में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। The duration of bond is not a static matter, but will change with change in the tenor and yield to the bond. A bond come closer to maturity, its duration also decrease and make the bond less risky. ठीक है, तो जब बॉन्ड की मेच्योरिटी पास आने लगती है तो उसका क्या होता है, ड्यूरेशन कम होता है। कई लोग क्या करते हैं, 30 साल के बॉन्ड्स है लेकिन उसकी मेच्योरिटी 2-3 साल, यानी कि अब 30 साल होने में मान लो 3-4-5 साल बचे हैं, तब भी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे उसके तरीके होते हैं, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है।